ओके, तो इसका मतलब हो गया कि जब सेल तुम्हारा कनेक्ट नहीं रहेगा कैपेसिटर में तो हमारा चार्ज जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चार्जिंग दे ही नहीं रहा है। तो डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे तब भी तुम्हारा कैपेसिटी तो बढ़ जाएगा, लेकिन और उसके पास में चार्ज देने का कोई सोर्स ही नहीं है तो चार्ज बढ़ेगा नहीं। मतलब इनिशियल में जितना चार्ज था इंसर्ट डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद भी कैपेसिटी तो बढ़ जाएगा के टाइम, बट इसके बावजूद तुम्हारा चार्ज नहीं बढ़ेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड घट जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर ऐड करने के साथ में अंदर में अलग इलेक्ट्रिक फील्ड बनना शुरू हो जाए। इसके बारे में डिस्कशन किया था मैंने। पोटेंशियल एनर्जी जो था आगे से जो हमने सेल को, एक दो मिनट देख लो इसको, जो हमने सेल जो ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा था पहले से, उसने इसमें एनर्जी स्टोर करके रख लिया था एक कैपेसिटर के अंदर में। इसके सेल ने जब उसको चार्जिंग कर रहा था उस समय इलेक्ट्रॉन मतलब इसमें जो चार्जिंग होने के दौरान यहाँ पे कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कर दिया था, ठीक है। अब मैंने क्या किया, सेल को तो डिस्कनेक्ट करके रखा हुआ था। यदि सेल डिस्कनेक्टेड है उस समय यदि डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया जाए इसके अंदर में, तो डाइलेक्ट्रिक में देखो पोलराइजेशन होने वाला। डाइलेक्ट्रिक में मैं ऑलरेडी इसके बारे में डाइलेक्ट्रिक के बारे में पूरा डिटेल समझा रखा हूं। तो उसमें पोलराइजेशन होगा, डाइपोल का मूवमेंट होगा। अब ये सब एनर्जी के बिना थोड़ी हो जाएगा। तो जो एनर्जी ऑलरेडी स्टोर्ड होके था डाइलेक्ट्रिक के अंदर में, सॉरी कैपेसिटर के अंदर में, तो वही एनर्जी ही क्या हो रहा है, यूज हो जा रहा है ना, पोलराइजेशन करने के लिए, डाइपोल्स को मूवमेंट कराने के लिए, एक नया इलेक्ट्रिकल बनाने में खर्चा हो जा रहा है। तो अंदर में अब नया एनर्जी जो रहा है, क्योंकि डाइपोल को मूवमेंट, डाइपोल जो अंदर में डाइलेक्ट्रिक के अंदर में डाइपोल रहेगा उसको मूवमेंट कराने में एनर्जी खर्चा हो जा रहा है। तो इसके पास में जो न्यू पोटेंशियल एनर्जी रहा होगा वो डेफिनेटली कुछ कम रहा हो जा होगा, क्योंकि पहले तो इनिशियल पोटेंशियल यूनिट जमा हो गया था, लेकिन अब सेल कनेक्टेड है नहीं कि सेल बारंबार उसको एनर्जी सप्लाई करे। तो फिलहाल जो एनर्जी उसके पास था उसमें से ही कुछ एनर्जी को उसने यूज किया है डाइलेक्ट्रिक को पोलराइज करने में। उसी के लिए न्यू एनर्जी जो रहेगा वो डेफिनेटली इसके अंदर जरा सा कम महसूस होगा। मतलब ये बिफोर कनेक्शन वाला मैंने सारा कंडीशन बता, सॉरी कनेक्शन तो रहेगा, मतलब पहले हमने फुल चार्ज कर दिया उसके बाद डिस्कनेक्ट कर रखा है। मतलब डिस्कनेक्टेड वाला सिचुएशन जो है वो हमने ये डिस्कशन किया हुआ है। मतलब जब हमारा कैपेसिटर को हमने चार्ज करके डिस्कनेक्ट कर दिया था उस समय का ये सिचुएशन है, उस समय का सारा डिस्कशन हमने किया। नेक्स्ट टॉपिक है, यदि हमने क्या किया, यही कैपेसिटर को जैसा था चार्जिंग कर दिया है और सेल को कनेक्टेड ही छोड़ दिया है। मतलब हमने कैपेसिटर को सेल के माध्यम से चार्ज किया, फुल चार्ज जब हो जाएगा तो डेफिनेटली उस समय फुल चार्ज हो जाने के बाद में उसमें मान लो क्यू नॉट चार्ज, अभी डायरेक्टली ऐड नहीं किया हूं, क्यू नॉट चार्ज जमा हो गया है। उसके बाद में कैपेसिटर का दोनों प्लेट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V0 हो गया है, कैपेसिटी C0 था। उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लो E0 था, स्टार्टिंग में डायरेक्टली ऐड नहीं किया गया है। उसके बाद में इसके अंदर में हमारा क्या बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी U0 था, ठीक है। अब हम कनेक्शन रहने दे रहे हैं, कनेक्शन हटा नहीं रहे, फुल चार्ज लेकिन हो चुका है, जितना चार्ज होना चाहता वो ऑलरेडी हो चुका है। अब क्या करेंगे, इसके अंदर में एक स्लैब डालेंगे डाइलेक्ट्रिक का, ये कनेक्टेड ऑलरेडी है। तो स्लैब जैसा डालोगे, डालते के साथ में क्या होगा, डालते के साथ क्या होगा, अब सिचुएशन देखो, यहाँ का न्यू कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालते के साथ में कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो न्यू कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर वुड बी इनिशियल कैपेसिटी इनटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, क्योंकि जितना भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है उतना टाइम तुम्हारा क्या होगा, कैपेसिटी से इंक्रीज कर जाएगा। तो न्यू कैपेसिटी जो इसका रहा होगा वो के टाइम इसका कैपेसिटी पहले से इंक्रीज कर गया। यदि कैपेसिटी इंक्रीज कर गया तो फर्दर वो अपने में चार्ज को और रखना चाहेगा, क्योंकि पहले जो क्यू नॉट चार्ज जमा कर लिया था, अब डाइलेक्ट्रिक डाला तो कैपेसिटी इसका बढ़ गया, बोलेगा और चार्ज जमा करो। तो जब फुल चार्ज हो चुका था, अब डाइलेक्ट्रिक हमने ऐड किया हुआ है और सेल कनेक्टेड है, कैपेसिटी इंक्रीज किया, जैसा कैपेसिटी इंक्रीज करेगा फर्दर चार्ज का एक फ्लो होगा और यहाँ पे फर्दर चार्ज जमा होना शुरू हो जाएगा। मतलब हम जब डाइलेक्ट्रिक को ऐड कर रहे होंगे तो सर्किट में करंट फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू चार्ज कितना हो जाएगा, तो न्यू चार्ज यहाँ पे अभी फिलहाल हमको मिलेगा इनिशियल में जितना चार्ज जमा था इंटू के टाइम चार्ज यहाँ पे बढ़ जाएगा पहले से, ठीक है। कैपेसिटी के टाइम बढ़ गया तो चार्ज भी के टाइम एक्स्ट्रा इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो हमने क्यू और सी के बारे में पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बारे में। अब सवाल है, देखो जो हमने सेल कनेक्ट कर दिया है, डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया है, सेल कनेक्टेड है, डाइलेक्ट्रिक ऐड कर दिया है। ओके, डाइलेक्ट्रिक ऐड करते के साथ में होगा क्या, जब डाइलेक्ट्रिक ऐड हो रहा होगा तो हमारा धीरे धीरे करके इसका कैपेसिटेंस तो बढ़ जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा चार्ज लेना शुरू करेगा। कुछ समय के बाद में फर्दर पूरा फुल चार्ज हो जाएगा।
कुछ समय के बाद में फर्दर कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएगा। यदि कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया तो फिर सेल का पोटेंशियल इसका पोटेंशियल फिर से सेम हो जाएगा। मतलब मैं बोल सकता हूं कुछ ही समय के अंदर डाइलेक्ट्रिक ऐड हो जाने के बाद में जितना पोटेंशियल पहले V0 था वही V0 ही पोटेंशियल आफ्टर कैपेसिटर एडिशन हो जाएगा। मतलब क्या बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक यदि इंसर्ट कर देने के बाद में भी तुम्हारा पोटेंशियल इनिशियल पोटेंशियल के बराबर ही रहा होगा, क्योंकि सेल हमने अभी भी कनेक्टेड छोड़ रखा हुआ है। इसका मतलब एडिशन जब कर रहे होते हैं उस समय हल्का मुल्का फ्लक्चुएट करता है वोल्टेज में, लेकिन जब फुल चार्ज हो जाएगा फर्दर वापस से वही वोल्टेज में आ जाएगा, क्योंकि सेल का पोटेंशियल और कैपेसिटर का पोटेंशियल सेम हो जाता है जब पूरा फुल चार्ज हो जाए। मतलब पहले से ज्यादा चार्ज एकोमोडेट कर रहा है, लेकिन फाइनली क्या होगा, पोटेंशियल जो रहेगा वो बाहर का पोटेंशियल के बराबर ही हो जाएगा कैपेसिटर का पोटेंशियल फुल चार्ज के समय में। मतलब हम बोल सकते हैं जब डाइलेक्ट्रिक हम ऐड करते हैं और हम लोग सेल को ऐसे ही रखा हुआ है, कनेक्टेड ही रखा हुआ है, इन दैट केस क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस जो रहेगा तुम्हारा बढ़ेगा, चार्ज बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल में नो चेंजेस। सिमिलरली पोटेंशियल तो नहीं बदलेगा, ठीक है, पोटेंशियल तो नहीं बदलेगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का देख लेते हैं। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। अच्छा, स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ पे कितना महसूस हो रहा था, जैसे स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ई महसूस हो रहा था, ठीक है, स्टार्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ई महसूस हो रहा था, सॉरी ई नॉट महसूस हो रहा था स्टार्टिंग में। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक ऐड करेंगे तो क्या होगा, स्टार्टिंग में हल्का जब डाइलेक्ट्रिक एडिशन चल रहा होगा, धीरे धीरे मैं इंसर्ट कर रहा हूं, उस समय इलेक्ट्रिक फील्ड हल्का हल्का घटेगा, लेकिन पूरा कंप्लीट इंसर्शन हो जाने के बाद में तुम्हारा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वही रह रहा है, पहले जैसा था अभी भी वही पोटेंशियल डिफरेंस है, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिक फील्ड में भी क्या चेंज आएगा, क्योंकि हम जानते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूं कि बिफोर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एंड आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक देयर इज नो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैपेसिटर। मतलब स्टार्टिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड यदि ई नॉट है तो आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा ई नॉट ही रह जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट था स्टार्टिंग में, अभी भी ई नॉट ही रहे इंसर्ट करने के बावजूद, लेकिन ये कंडीशन कब आएगा, जब तुम्हारा कैपेसिटर ऑलरेडी कनेक्टेड रहेगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क मारेगा, पोटेंशियल एनर्जी में क्या फर्क आएगा, जानते हैं पहले से पोटेंशियल एनर्जी यूनिट जमा होकर रखा था, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ CV स्क्वायर होता है। तो स्टार्टिंग में क्योंकि कैपेसिटेंस को मैंने C0 ले रखा था और वोल्टेज को V0 ले रखा था स्टार्टिंग में, तो उस समय का इंटरनल एनर्जी सॉरी पोटेंशियल एनर्जी यूनिट ले रहा होगा। लेकिन डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते के साथ में यहाँ पे न्यू कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1/2 K टाइम C0 बन जाएगा, याद करो। तो इसका मतलब हो जाएगा, इसको यदि मैं बाहर निकाल दूं K टाइम, तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये चीज मिल करके अरे इतना समझ में आया ना, U0 इक्वल टू हाफ C0 B0 स्क्वायर था। अब बोला नहीं मैं डाइलेक्ट्रिक को ऐड कर दिया हूं, तो डाइलेक्ट्रिक ऐड किया तो नेट कैपेसिटर फर्दर कितना होगा, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कितना होने वाला, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ ऑफ CV स्क्वायर। अच्छा, भी जो तुम्हारा चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं बताया अभी जितना वोल्टेज पहले भी तो होता था, अभी डाइलेक्ट्रिक ऐड करने थोड़ी वोल्टेज चल जाएगा, वोल्टेज सेल के द्वारा कंट्रोल हो रहा है, तो पहले भी वोल्टेज V0 था, अभी भी वोल्टेज V0 ही रहेगा, लेकिन कैपेसिटी चेंज हो चुका है। कैपेसिटी C जो है वो किसके बराबर रहेगा, K टाइम इनिशियल कैपेसिटेंस इंटू V0 का स्क्वायर। इसको सिंपली K बाहर निकाल दो, हाफ ऑफ C0 V0 का स्क्वायर। अच्छा, हाफ ऑफ V0 C0 जो है इसका जो हमारा स्क्वायर, इसी को तो हम U0 बोलते हैं, दैट इज K टाइम U0। मतलब फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगा आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मस्ट बी K टाइम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, ये सारे फैक्टर्स जो है हम इसको स्टडी कर सकते हैं बिफोर कनेक्शन और आफ्टर कनेक्शन। ये टेबल को जब दिमाग में रखना और जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे तो देखना है कनेक्शन है कि डिसकनेक्शन है, उस हिसाब से तुम्हारा प्रॉब्लम यहाँ पे डिसाइड किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनर्जी डेंसिटी जो होता है वो कैसा होगा, तो हम जानते हैं एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यदि तुमने सेल को रिमेन कनेक्टेड रखा हुआ है तो एनर्जी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड जो तुम्हारा पहले था अभी भी वही बनते रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वही रहेगा, इसका मतलब एनर्जी डेंसिटी भी वही हो जाएगा। यदि सेल कनेक्टेड है तो देयर इज नो चेंज इन एनर्जी डेंसिटी ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। लेकिन सेल यदि डिस्कनेक्टेड है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगा यहाँ पे तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएगा, तो वो बात का बाहर है। मतलब सेल कनेक्टेड रहने से देयर इज नो चेंज इन एनर्जी डेंसिटी, मतलब यूनिट वॉल्यूम में पहले जितना एनर्जी मिलता था अभी भी उतना ही एनर्जी मिलने वाला है।
तो ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जब प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो तुमको ये सभी जगह में यूज होने वाला है। लास्ट एक तो है, ये कोर्स में तो नहीं है, अब ये सब भी हल्का मुल्का ही है, मतलब फोर्स बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। यदि कैपेसिटर का दो प्लेट है, ये दोनों प्लेट के बीच में कितना अमाउंट का फोर्स एक दूसरे से काम कर रहा होगा, मतलब ये तो हम जानते हैं कैपेसिटर में दोनों प्लेट में से एक प्लेट पॉजिटिव होता है, एक प्लेट नेगेटिव होता है, तो डेफिनेटली पॉजिटिव नेगेटिव में कुछ अमाउंट का अट्रैक्शन होना चाहिए। तो कितना अमाउंट का दोनों में अट्रैक्शन रहता है, या कितना फोर्स से एक दूसरे को एक प्लेट सब खींचते रहते हैं, उसको निकालने का एकदम आसान है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ, याद करो। ऐसा नहीं लग रहा है कि पॉजिटिव प्लेट ने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना कर रखा हुआ है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक नेगेटिव चार्ज जमा हो गया। मान लो इसका पॉजिटिव में कैपिटल क्यू चार्ज जमा है, तो नेगेटिव में डेफिनेटली माइनस क्यू चार्ज जमा रहेगा। अच्छा, कैपिटल क्यू के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड आसपास में कितना बन रहा है, तो हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज नथिंग बट ई इक्वल टू कितना होता है, ई इक्वल टू कितना होता है, इस प्लेट इसके द्वारा नहीं, इसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है पॉजिटिव चार्ज ने, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिक फील्ड इसने कितना बनाया रहेगा, ई इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक साइड में, इस साइड तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, इस साइड भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब सिंपली मैं बोल सकता हूं कि इस प्लेट ने, पॉजिटिव प्लेट ने अपने आसपास में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया रहेगा और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है ई इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है? सिग्मा का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि ये कैपेसिटर पॉजिटिव प्लेट का बात चल रहा है, मैं एक साइड का ले रहा हूं क्योंकि प्लेट इस साइड में है, दूसरा वाला प्लेट, तो सिग्मा का वैल्यू क्यू बाय ए होता है, तो चार्ज क्यू हो गया डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व हियर। अच्छा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड में देखो ये चार्ज पड़ा हुआ है, क्योंकि ये प्लेट है, सही बात है, लेकिन प्लेट में नेगेटिव चार्ज तो है ना, तो हम प्लेट को ध्यान नहीं रख रहे, हम उसका चार्ज को ध्यान रख रहे हैं। तो ये प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि कोई चार्ज रहता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बाद फोर्स अप्लाई करता है, और फोर्स इक्वल टू कितना होता है, E इंटू क्यू। याद करो, तो E का वैल्यू डाल देते हैं, Q इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज इसको ले लो, तो E इक्वल टू कितना हो गया, Q बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू के जगह में चार्ज ऑन दिस बॉडी, तो चार्ज कैसा है, माइनस क्यू ऑलरेडी दे रखा हूं यहाँ पे, माइनस क्यू, तो माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू कितना होगा, क्यू का स्क्वायर माइनस ऑफ 2a एप्सिलॉन नॉट। ये जो फोर्स आया हुआ है, माइनस इसलिए बस अट्रैक्टिव है बोल करके, तो माइनस को 2 मिनट के लिए एलिमिनेट कर दो, तो फोर्स इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इतना अमाउंट का फोर्स ये दोनों के बीच में काम करता है, और यही फोर्स से दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। मतलब मैं बोल सकता हूँ इतना फोर्स अप्लाई करता है ये प्लेट इसके ऊपर में, सिमिलरली इसके हिसाब से देखा जाए तो इसने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना रखा हुआ है, और इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेट आ जा रहा है, मतलब इसका चार्ज को हम कंसीडर कर लेंगे, तो ये इसको इतने ही फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ये फोर्स का वैल्यू को याद रखना, और बाकी नेक्स्ट वीडियो में।